अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे अपने कुछ लॉजिक सिंबल्स और उन सिंबल्स को हम यूज़ करके किस तरह अपने सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं या सेंटेंसेस गिवन हो उनको हम अपने लॉजिक में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो उस चीज़ पे जाने से पहले हम अपने सिंबल्स देखते हुए जाते हैं। हमारे पास नॉट का सिंबल होता है इस तरह का, और इसके आगे हम वो चीज़ लिखते हैं जिसको हमने नोट करना हो। नॉट का बेसिकली मकसद होता है कि जो भी वैल्यू हो उसको अपोजिट कर दो। अगर इसके पास ट्रू पड़ी थी, जब हम नॉट लगाएंगे तो वो फॉल्स हो जाएगा। अगर इसके पास फॉल्स पड़ी थी, इसको हम नॉट लगाएंगे तो वो ट्रू हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास एंड का सिंबल होता है इस तरह का। अब यहाँ पर क्या चक्कर है कि आपके पास पी और क्यू में दोनों में ट्रू वैल्यूज जब गिवन होंगी तभी इस पूरे की आउटपुट ट्रू आएगी, अदरवाइज इसकी आउटपुट फॉल्स हो जाएगी। आप इसका ट्रू टेबल भी यहाँ पर देख सकते हैं कि जब आपके पास एक वैल्यू ट्रू हो, अगली वैल्यू भी ट्रू हो, तभी आपके ट्रू आती है, बाकी सब वैल्यू फॉल्स। इसी तरह और में क्या होता है कि आपके इन दोनों में से कोई एक भी वैल्यू ट्रू हो जाए तो हमारी पूरी की आउटपुट ट्रू आ जाएगी। इसको फॉल्स लाने के लिए सारे अपने वेरिएबल्स के पास फॉल्स की वैल्यू आनी चाहिए। इस तरह यहाँ पर हम ए बी में देखें, यहाँ पर जब दोनों के पास फॉल्स आती है तभी फॉल्स होता है, बाकी सब में हमारे पास ट्रू आ रहा है। तो इफ के लिए हम जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो है एरो साइन का सिंबल। इफ का मतलब होता है कि अगर आपका पी ट्रू है तो क्यू को भी ट्रू होना लाजमी है कि अगर इफ पी इज हैपनिंग देन क्यू इज ऑल्सो हैपनिंग। इसका ट्रू टेबल किस तरह बनेगा? आपके पास सारी वैल्यूज ट्रू होती हैं। फॉल्स तभी होता है कि अगर आपके पास जो फर्स्ट वेरिएबल है वो ट्रू हो और जो सेकंड वेरिएबल है अगर वो फॉल्स हो जाए तो फिर आपके पास फॉल्स आउटपुट आ जाएगी। हमारे पास बाय कंडीशनल होता है। इसको कुछ सेंटेंस में इफ लिखते हैं लेकिन दो दफ़ा इफ लिख देते हैं, या तो हम लिखते हैं इफ एंड ओनली इफ। उसके लिए हमारे पास एरो साइन ही होता है, लेकिन हमारे पास इसमें दूसरी साइड पे भी एरो आ जाता है। इसका क्या मतलब है कि इफ अब हमारा सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं बल्कि दोनों डायरेक्शन में होगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर पी क्यू को जा रहा है तो क्यू को पी की तरफ भी आना चाहिए। इसका ट्रू टेबल आपके पास किस तरह बनेगा? आपके पास उसी तरह सारी वैल्यूज ट्रू होंगी। अगर आपके पास फर्स्ट वैल्यू फॉल्स हो जाती है और सेकंड वैल्यू ट्रू है तो आप इसको फॉल्स कर देंगे, और इसी तरह अगर आपका फर्स्ट वैल्यू ट्रू हो जाती है और सेकंड वैल्यू फॉल्स तो आप इसको फॉल्स कर देंगे। फिर हमारे पास ये बाकी जो दो यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल के हैं इनको हम आगे जाके देखेंगे। रिलेशन क्या होता है? आपके पास दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन डिफाइन कर रहा होता है। अब हम सबसे पहले आते हैं अपने एटॉमिक सेंटेंसेस में। एटॉमिक सेंटेंसेस में हम सिर्फ अपने रिलेशंस को यूज करके लॉजिक बनाते हैं। अब इसमें यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक रिलेशन गिवन है कि ब्रदर रिचर्ड और जॉन, यानी कि रिचर्ड जो है वो जॉन का भाई है। तो हमने इसको अगर सेंटेंस में लिखना होगा हम बोलेंगे रिचर्ड इज ब्रदर ऑफ जॉन। लेट्स से हमारे पास कोई सेंटेंस गिवन हो, उससे हमें लॉजिक बनानी है तो किस तरह करेंगे? यहाँ पर बोला है कि फादर ऑफ रिचर्ड इज मैरिड टू मदर ऑफ रिचर्ड। तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी रिलेशंस आ रही हैं। जो रिचर्ड का फादर होगा और जो मदर होगी रिचर्ड की, तो हम उन दोनों को इस तरह करके लिख देंगे, फादर ऑफ रिचर्ड, मदर ऑफ रिचर्ड। अब इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है? मैरिज का रिलेशन है, तो हमने यहाँ पे इन दोनों के और बाहर लिख दिया मैरिड। तो ये अब हम अगर इसको पढ़ेंगे तो हमें पता गया फादर ऑफ रिचर्ड, मदर ऑफ रिचर्ड, और ये आपस में मैरिड है। तो इस तरह हम अपने एटॉमिक सेंटेंसेस करते हैं। जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आ जाएंगे उसके अंदर हम अपने ये जो एंड और जो इफ वाले लॉजिक है वो इसमें इंप्लीमेंट करेंगे। हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबसे पहली लॉजिक ये गिवन है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो एटॉमिक सेंटेंसेस हैं और इनको हमने ज्वाइन किया है अपने एंड के साथ। पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है कि रिचर्ड जॉन का भाई है, और दूसरा सेंटेंस बोल रहा है जॉन रिचर्ड का भाई है। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे? इंग्लिश में हम बोलेंगे रिचर्ड इज ब्रदर ऑफ जॉन। यहाँ पे एंड था उसकी जगह हमने एंड लिख दिया और हमने आगे जो अगली रिलेशन थी वो डिफाइन कर दी। इसी तरह अगर हमारे पास सेंटेंस गिवन हो तो हम इसे लॉजिक किस तरह बनाएंगे? तो अब यहाँ से हमने देखा कि हमारे पास इफ की लॉजिक लगनी है तो हमारे पास एरोज यूज होंगे। जब आपके पास सेंटेंस में इफ और देन का कॉम्बिनेशन नजर आए तो जो इफ के बाद वाली सेंटेंस होगा उसको आप एरो के लेफ्ट साइड पे रखेंगे, और जो देन के बाद वाला सेंटेंस होगा वो आप एरो के राइट साइड पे रखेंगे। तो जो लेफ्ट साइड पे है वो बोला है कि जॉन इज ओल्डर देन 30। तो हमने ओल्डर की रिलेशनशिप बनाई, हमने बोला जॉन और वो 30 से ज़्यादा होगा। तो ओल्डर जो एरो के लेफ्ट साइड पे था हमने वो लिख दिया। अब राइट साइड पे बोला है कि ही इज़ नॉट यंगर देन 30। तो अब यहाँ पर नॉट भी आ गया तो हमें नॉट भी लगाना होगा। नॉट के साथ लगाना है यंगर देन 30 के साथ। तो हमने पहले यंगर देन 30 किया। जब हमारे पास आ जाएगा कि वो 30 से छोटा है या नहीं तो हम उसके साथ नॉट लगा देंगे। अगर हमारे पास ये इफ़ की एक लॉजिक बन गई है। इसी तरह हमारे पास अगर सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ इफ़ गिवन हो, यानी कि हमने बोला आई वेयर अ हैट इफ़ इट्स सनी, तो इफ़ के बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो हमारे एरो के लेफ्ट साइड पे आएगा और इससे जो पहले वाला सेंटेंस था वो एरो की राइट साइड पे आएगा। अगर हमारे पास सेंटेंस में गिवन हो ओनली इफ़, तो इसको हमने इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ कंफ्यूज नहीं करना। यहाँ पर अभी अभी हम सिर्फ इफ़ वाला ही सिंबल इस्तेमाल करेंगे, जिसमें यहाँ पर हमने सिंगल एरो इस्तेमाल किया।
तो इसमें क्या होगा कि ओनली इफ़ के जो लेफ्ट वाली वैल्यू है वो हमारे लेफ्ट साइड पे ही रहेगी, और जो ओनली इफ़ के राइट साइड वाली वैल्यू है वो हमारी राइट साइड पे आ जाएगी। अगर हमारे पास सेंटेंस में आ जाए इफ़ एंड ओनली इफ़, या इफ़ के हमारे पास दो एफ लगे हों, तब हमने क्या करना होगा कि हमने डबल एरोज लगाने होंगे। फिर इसमें हमारे पास जो दो सेंटेंसेज आपस में जुड़े हैं, अब ये मैटर नहीं करते कि हम इनको लेफ्ट पे रखें राइट पे रखें, दोनों हमारे पास सिचुएशन सेम हो जाएगी। अब हमारे पास इक्वलिटी के आ जाते हैं सिंबल्स। यहाँ पर क्या होता है कि हम सिंपल जिस तरह मैथ में होता है, हम दो वैल्यूज़ को इक्वल कर रहे होते हैं। अगर x इक्वल टू वाई लिखा हो तो हम बोलेंगे इंग्लिश में कि x इक्वल के बराबर है। लेकिन अगर हमने लिखना हो कि x इज़ नॉट इक्वल टू वाई, तो उसको किस तरह लिखेंगे? पहले आप लिखेंगे x इक्वल टू वाई और उसके लेफ्ट साइड पे आप नॉट का सिंबल लगा देंगे। फिर हमने जो ऊपर दो अपने सिंबल छोड़े थे वो आपको इस तरह का था और एक इस तरह का था, इनको हम क्वांटिफायर्स बोलते हैं। तो जो सबसे पहला वाला हमारा सिंबल है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा होता है ऑल वैल्यूज़ को। यानी कि अगर हम इस लॉजिक को पढ़ें तो ये हमें क्या डिफाइन करती है? हमारे पास x एक वेरिएबल है जो हम अपने इन रिलेशंस को पास करा रहे हैं। हमने बोला है x की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, अगर वो कैट है तो फिर वो मैमल भी हो जाएंगी। हमने इसको इनफॉर्मल लैंग्वेज में इस तरह लिखा कि फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x, यानी कि हमने फॉर ऑल जब यूज़ किया हम बोल रहे हैं कि हम इस सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इफ़ x इज़ अ कैट देन इट इज़ ऑल्सो अ मैमल, यानी कि जो इफ़ की जो हमने लॉजिक लिखी हुई थी इसको अब हमने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया है। अगर हम इसी को एक फॉर्मल लैंग्वेज में लिखना चाहें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑल कैट्स आर मैमल। अब हमारे पास यहाँ पे एक सेंटेंस गिवन है, देयर आर सम लाइंस दैट आर नॉट फियर्स, यानी कि उसने यहाँ पे हमें बता दिया कि बहुत सारी लाइंस में से कुछ लाइंस ऐसे हैं जो फियर्स नहीं है। यानी कि जब हम कुछ एलिमेंट्स की बात कर रहे होंगे तब हम ये वाला अपना सिंबल लगाएंगे, और जब हम सारे एलिमेंट्स की बात कर रहे होंगे तब हम ये वाला सिंबल लगाएंगे। तो हमने पहले कुछ वाला अपना सिंबल लगाया, उसको बोला कि सम वैल्यूज ऑफ एक्स। अब हम यहाँ पे अपनी वो लॉजिक बताएंगे जो इसने बताई हुई थी कि लाइंस आर नॉट फियर्स। हमने बोला कि लाइन और वो फियर्स ना हो उनके दरमियान हमने एंड लगा दिया। अब यहाँ पे बोला उसने कि देयर इज़ अ सिस्टर ऑफ स्पॉट दैट इज़ अ कैट, यानी कि अब ये स्पॉट कोई एनिमल है, उसके बहुत सारी सिस्टर्स हैं लेकिन उनमें से कुछ सिस्टर्स ऐसी हैं जो कि कैट हैं। तो जब यहाँ पे दोबारा बात आ गई कि सारों में से कुछ एलिमेंट कैट होंगे तो हम यहाँ पर अपना वो वाला सिंबल लगाएंगे। उसने बोला है कि सिस्टर ऑफ स्पॉट, यानी कि जो एक्स वैल्यू है ये स्पॉट की सिस्टर होगी, तो हम सिस्टर की यहाँ पे रिलेशन लगाते हैं और यहाँ पे बोलेंगे एक्स कोमा स्पॉट। इससे हमें पता लग गया कि जो एक्स है वो स्पॉट की सिस्टर होगी। अब यहाँ पर हम इसके साथ एंड लगाएंगे और बोलेंगे कि उसको कैट भी होना चाहिए। कैट किसको होना चाहिए? एक्स को होना चाहिए, तो हम यहाँ पर एक्स लगा। अब हमारे पास नेस्टेड क्वांटिफायर्स आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि हम एक अपने क्वांटिफायर के साथ दो वेरिएबल्स इस्तेमाल कर लें या फिर हम एक ही लॉजिक में अपने दोनों क्वांटिफायर्स इस्तेमाल कर लें। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर दो वेरिएबल्स हों तो उनको किस तरह पढ़ना होगा। अब यहाँ पर उसने बोला है कि फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई, इन सब वैल्यूज़ के लिए हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है कि अगर एक्स वाई का भाई है तो वाई एक्स का सिबलिंग होगा। इसको अगर हम इनफॉर्मल लैंग्वेज में लिखें तो किस तरह बोलेंगे? जैसे हमने बोला कि फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि हमने इस चीज़ को डिफाइन कर दिया। अब हमने इस चीज़ को डिफाइन करना है क्योंकि इफ़ की सिचुएशन लग रही थी, देन के बाद हमारे पास ये वाली सिचुएशन आएगी, वो हमने देन के बाद एक्सप्लेन की, और इफ़ के बाद ये वाली सिचुएशन आनी थी वो हमने इफ़ के बाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। अब हमारे पास अगर कोई सेंटेंस गिवन हो उसे हम लॉजिक किस तरह बनाएंगे? नेस्टेड क्वालिफायर्स को यूज़ करके। यहाँ पे बोला हुआ है कि एवरीबडी इंस्पायर समबडी, यानी कि हमारा सेंटेंस एवरीबडी से स्टार्ट हो रहा था, यानी कि फॉर एवरीवन, तो हम यहाँ पर फॉर ऑल का लगाएंगे और उसके साथ बता देंगे एक्स में हमारे पास अब एवरीबडी आ जाएगा। तो बोला कि इंस्पायर समबडी, तो समबडी यानी कि कुछ लोग, तो हमें कुछ के लिए ये वाला सिंबल था हमने वो लगाया, उसको हमने बोल दिया वाई। यहाँ पे दो बंदे इन्वॉल्व थे तो हम एक था एवरीबडी और एक था समबडी, इसलिए हमने यहाँ पर दो वेरिएबल्स इस्तेमाल किए। अब यहाँ पर हमने सिंपल इनकी इंस्पायर्स की रिलेशन लगानी है। इंस्पायर्स लिखा, एक्स और वाई लिख दिया। एक्स हमारे पास एवरीबडी था और वाई हमारे पास समबडी था, तो हमने उसको बाद में लिख दिया है। इसी तरह हमारे पास ये अगला सेंटेंस है, यहाँ पे बोला हुआ है देयर इज समवन हु इज इंस्पायर्ड बाय एवरीबडी। तो हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा था समवन से, तो हम पहले अपना समबडी वाला सिंबल उठाएंगे, उसके साथ बोलेंगे एक्स। बोला है हु इज इंस्पायर्ड बाय एवरीबडी, यानी कि अब एवरीबडी हमें चाहिए तो हम फॉर ऑल वाला उठाएंगे, साथ लिख देंगे वाई। अब यहाँ पर इनके दरमियान रिलेशन क्या है? इंस्पायर्ड की, तो हम यहाँ पे इंस्पायर्ड की रिलेशनशिप लगा देंगे। किसकी थी? एक्स की वाई के साथ। एक्स हमारा समवन है और एवरीबडी यहाँ पर वाई है, तो हम यहाँ पे एक्स कोमा वाई लिख देंगे। तो इस तरह हम अपने लॉजिक सिंबल इस्तेमाल करते हैं उनसे लॉजिक बनाने के लिए या सेंटेंसेस बनाने के लिए।